बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.2 और लेक्चर नंबर 42 है। अच्छा, अब हम वेरिएशंस पे आ रहे हैं और जो ये एक्सरसाइज होगी इसमें हमने पढ़ना है डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनवर्स वेरिएशन के बारे में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि वेरिएशन क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन और इनवर्स वेरिएशन क्या होती है। वेरिएशन, the word variation is frequently used in all sciences. There are two types of variations. जो word variation है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है साइंसेस में, इसका कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है, ये वर्ड भी यूज़ होता है। सेम कॉन्सेप्ट है जो आगे जाके भी आप लोग पढ़ेंगे अपने कोर्सेज में। अच्छा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, टू टाइप्स हैं वेरिएशंस की, मैंने सामने लिखी हुई भी हैं। वो दो टाइप्स कौन सी हैं? डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। सो डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। इफ़ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉज इंक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। अच्छा, इंक्रीज होती है, टू क्वांटिटीज़ हैं और वो आपस में इस तरह से रिलेट होती हैं कि दैट इंक्रीज इन वन क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी में अगर इंक्रीमेंट आ रहा है, वो इंक्रीज हो रही है, तो जो दूसरी क्वांटिटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो भी इंक्रीज होगी उसके साथ। ठीक है, टू क्वांटिटीज़ हैं, पहली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, तो अगली क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा, वो भी साथ इंक्रीज होगी, उसमें भी इंक्रीमेंट आएगा। ये वाली वेरिएशन कहलाती है डायरेक्ट वेरिएशन। या फिर इफ टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट डिक्रीज in one quantity cause decrease in the other quantity, then this variation is also called the direct variation. किसी भी क्वांटिटी में अगर इंक्रीमेंट आता है किसी पहली क्वांटिटी में, तो अगली क्वांटिटी में भी इंक्रीमेंट ही आएगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। या फिर कोई क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है और दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो उस पहली क्वांटिटी की वजह से, तो वो भी डायरेक्ट वेरिएशन ही कहलाता है। ठीक है, ये डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन होगी, उसका कॉन्सेप्ट हो गया। सिंपल वर्ड्स में या इन अदर वर्ड्स, वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। वाई और एक्स दो या एक्स और वाई दो ले लिए हैं क्वांटिटीज़, उनके बारे में बात हो रही है कि इन अदर वर्ड्स वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स। वाई वेरी करेगा डायरेक्टली एक्स की तरह, जैसे एक्स वेरी करता है वैसे वाई वेरी करेगा। ये कुछ मैंने शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट पॉइंट्स लिख लिए हैं। वी से वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो बोलने में किस तरह से बोला जाएगा कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स से? कब बोला जाएगा ये? जब डायरेक्ट वेरिएशन की बात होगी, तो हम कहेंगे कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लिखने में कैसे होगा? रिटन एज y इज़ प्रोपोर्शनल टू x या y वेरीज एज x। ये प्रोपोर्शनल, ये वेरिएशन का साइन है, इसको बोलते हैं वेरीज एज। ठीक है, तो y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हट जाएगा तो k कांस्टेंट टर्म है, कोई भी कांस्टेंट टर्म वो आ जाएगी और इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, जिसमें हम लोग अगर x यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड हो जाए तो y डिवाइड बाई x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये पढ़ लिया डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दोबारा बता देती हूँ, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वालिटी का साइन आ जाएगा और साथ एक कांस्टेंट नंबर भी आ जाएगा जो कि k है, और k 0 के इक्वल नहीं हो सकता, और ये y इक्वल्स टू k x इक्वेशन बन जाएगी। और ये तब के उस केस में बनेगी जब डायरेक्ट वेरिएशन की बात हो रही होगी, जब दो क्वांटिटीज़ आपस में एक साथ इंक्रीज और एक साथ डिक्रीज करेंगी, उस केस में ये वाली इक्वेशन बनेगी। ये डायरेक्ट वेरिएशन का हो गया। अब मैंने क्या लिखा है लेफ्ट साइड पे? द साइन प्रोपोर्शनल रीड एज वेरीज एज। अभी जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको बोला जाता है वेरीज एज भी, और ये कहलाता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और वेरिएशन। मैंने पहले भी यही बोला था जब मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करी थी कि y इज़ प्रोपोर्शनल टू x, तो वही बात कि इसको यही भी कहा जाता है कि प्रोपोर्शनल का साइन, ये लिखा हुआ है साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और पढ़ने में कैसे पढ़ जाता है? वेरीज एज।
तो ये प्रोपोर्शनलिटी के बारे में तो पढ़ लिया, या वेरिएशन भी कहा जाता है। वाइल के नॉट इक्वल्स टू 0 इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। जो के है ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन होता है, ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। जब के का कांस्टेंट जब आ जाता है तब प्रोपोर्शनल का साइन इक्वालिटी में चेंज हो जाता है। ये तो इसके बारे में पढ़ लिया। अब कुछ एग्जाम्पल्स दे देते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। तो फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार लोंगर द डिस्टेंस इट कवर्स। जितनी ज़्यादा कार की स्पीड होगी उतना ज़्यादा जल्दी वो डिस्टेंस भी कवर करेगी। तो स्पीड जो है, कार की जो स्पीड है उस इंक्रीज़ हो रही है, इसी तरह से डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो भी जल्दी कवर हो रहा है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आ रहा है, वो इंक्रीज़ हो रही है, तो जो सेकंड क्वांटिटी है वो भी उसके साथ साथ डायरेक्टली इंक्रीज़ होगी। सेकंड एग्जांपल है द स्मॉलर द रेडियस ऑफ द सर्कल स्मॉलर द सर्कमफेरेंस इज़। अब एक सर्कल का जितना कम रेडियस होगा, सर्कल का रेडियस अगर जितना कम होना है उतना उसका सर्कमफेरेंस भी कम हो जाएगा। तो ये भी डायरेक्टली है, आपस में रिलेट कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट क्वांटिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज कर रही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गई। सो ये तो हो गया डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में। डायरेक्ट वेरिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है और इसमें प्रोपोर्शनल के साइन के बारे में भी पढ़ लिया और डायरेक्टली वेरिएशन का इक्वेशन में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है कि टू क्वांटिटीज़ हैं वाई एक्स, तो लिखने में हम ऐसे लिखते हैं कि वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, जो कि ये लिखा हुआ है। और जब ये इक्वेशन में कन्वर्ट होती है चीज़ तब क्या आता है, y इक्वल्स टू के एक्स। के क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है के, और जब के साथ आ गया मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन जब साथ लिख लिया इनके, तो प्रोपोर्शनल का जो साइन है, प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है या वेरिएशन का जो साइन है वो इक्वालिटी में चेंज हो गया। और ये इक्वेशन जो है आगे क्वेश्चंस में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ लिया है। अब इन्वर्स प्रोपोर्शन या इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब है इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे that when one quantity increases the other decreases is called inverse variation। अगर दो क्वांटिटीज़ कोई गिवन है और वो इस तरह से रिलेट कर रही हैं that one quantity increases, कि एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, the other decrease, तो दूसरी वाली जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। अगर एक इंक्रीज कर रही है तो दूसरी वाली डिक्रीज कर जाएगी। तो ये जो वेरिएशन कहलाती है ये इन्वर्स वेरिएशन कहलाती है। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि अगर कोई सी दो क्वांटिटीज़ गिवन है हमारे पास और एक क्वांटिटी उसमें से इंक्रीज़ कर रही है, उसमें इंक्रीमेंट आ रहा है, तो दूसरी पे क्या असर पड़ेगा, उसमें इंक्रीमेंट नहीं आएगा, उसमें डिक्रीमेंट आएगा, वो डिक्रीज़ होगी। तो ये इन्वर्स वेरिएशन है। या पहली क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, तो इस तरह के वेरिएशन को इन्वर्स वेरिएशन बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वाई वेरीज इन्वर्सली एज एक्स। जब वाई वेरी करे इन्वर्स होके एक्स से, वी से y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात है तो हम कहते हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन जब इन्वर्स वेरिएशन की बात हो रही है तो कहेंगे कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। लिखने में कैसे लिखेंगे, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x मतलब 1 डिवाइडेड बाई x की फॉर्म में लिख देंगे। ये जो 1 ओवर x लिखा है ये चीज़ शो करती है कि y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के। ठीक है, ये चीज़ ये शो कर रही है। तो अब क्या हुआ, जब k कांस्टेंट जो हमारे पास टर्म है साथ आ जाएगी तो इक्वालिटी का साइन आ जाएगा, तो y इक्वल्स टू k बाई एक्स आ गया। इसको फिर इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू k, और k क्या है, k जो है वो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। ये इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ लिया। अगर कोई एग्जांपल इसके लीजिए आगे तो बहुत एग्जांपल्स को सॉल्व करना है हमने। जब एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे उसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं तो इसमें बहुत एग्जांपल्स आएंगे। लेकिन अभी अगर एक एग्जांपल देख लें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो एग्जांपल है कि मोर वर्कर्स ऑन अ जॉब वुड रिड्यूस द टाइम टू कंप्लीट द टास्क। ज़्यादा वर्कर्स, अगर किसी कोई जॉब है उस पर ज़्यादा ढेर सारे लोग हैं काम करने के लिए, ढेर सारे वर्कर्स हैं, तो जो टाइम लगना है टास्क को कंप्लीट होने में वो टाइम कम हो जाएगा। मोर वर्कर्स ज़्यादा हैं तो टाइम जो लगना है टास्क को कंप्लीट होने में वो रिड्यूस हो जाएगा। वर्कर्स ज़्यादा हैं लेकिन टाइम कम लगना है टास्क कंप्लीट होने में, तो ये क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया।
ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल की एग्जांपल होगी है कि मोर वर्कर्स काम करेंगे तो टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा टास्क को कंप्लीट होने में, तो ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका हम लिख सकते हैं कि दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो यहाँ पे जो टॉपिक इन्वर्स वेरिएशन का था वो भी कंप्लीट हो गया है। डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ लिया है कि डायरेक्ट वेरिएशन क्या होती है, और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में भी पढ़ लिया, दोनों के एग्जांपल्स को भी डिस्कस कर लिया। आगे जो इनकी एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो जब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे ये डायरेक्ट वेरिएशन एंड इन्वर्स वेरिएशन का जो कॉन्सेप्ट है ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे कर लेते हैं कि अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि वहाँ पे ये वाले कॉन्सेप्ट्स किस तरह से अप्लाई होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ़ y वेरीज एज x and y equals to 8 when x equals to 2 find 3 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में है y in terms of x, सेकेंड पार्ट y when x equals to 5, थर्ड पार्ट x when y equals to 28। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ y varies directly as x, y varies directly as x का क्या मतलब है, y varies directly as x मतलब y is directly proportional to x। इस बात का क्या मतलब है कि y is directly proportional to x। तो ये मतलब हो गया इस वाली स्टेटमेंट का जो मैंने हाईलाइट की है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मीन्स y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस साइन के साथ भी हो। ये साइन का मतलब क्या है, वेरीज एज, ये सारा इस लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस कर लिया है। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, एक तो ये बात है। नाउ y की वैल्यू 8 गिवन है क्वेश्चन में, x की वैल्यू 2 गिवन है। फाइंड करना है इन 3 टर्म्स को। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसमें क्या दिया गया है, y in terms of x, y in terms of x। तो y in terms of x का क्या मतलब है, फर्स्ट पार्ट है y in terms of x मतलब y is directly proportional to x या y is directly proportional to x, y varies directly as x। सो यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में ही मेंशन है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और y वेरी कर डायरेक्टली एज x। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये बात होगी। अब जो फर्स्ट पार्ट है y इन टर्म्स ऑफ x, इसमें y और x की वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन, तो वो वाली वैल्यूज यहाँ पे यूज करेंगे। y 8 है और x है 2। सो y जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होता है तो जब मैं इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दूं तो k कांस्टेंट आ जाएगा मेरे पास, जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल है। सो y डिवाइडेड बाय x कर दिया इज इक्वल्स टू k। तो मतलब k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो y और 8 की वैल्यूज तो गिवन है, पुट कर देती हूँ। पुट वैल्यूज यहाँ पे लिख लिया, पुट वैल्यूज y की जगह पुट किया 8, x की जगह पुट किया 2 इज इक्वल्स टू k। दोनों को कैंसिल किया तो 4 इक्वल्स टू k आ गया, मतलब k की वैल्यू आ गई है 4। सो ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें k की वैल्यू 4 आई है। बेसिकली k की वैल्यूज ही फाइंड इसमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसमें y फाइंड करना है व्हेन x इक्वल्स टू 5। सो सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट y when x is equals to 5। सो सेम वही कॉन्सेप्ट चलेगा कि y is directly proportional to x, y is directly proportional to x, so implies that y is equals to kx। now k की वैल्यू क्या है,
के की वैल्यू देख लेते हैं। के की वैल्यू क्या आई है, के तो 4 फाइंड कर लिया था यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, वही वैल्यू मैं आगे यूज़ करूँगी के की। सो y इज इक्वल्स टू, लिख लेती हूँ, पुट इक्वेशन 1, ये पुट 1 इन y इक्वल्स टू के एक्स, y इक्वल्स टू के एक्स में 1 इक्वेशन पुट की। सो क्या आया, y इक्वल्स टू के की जगह पुट कर दिया 4, x की जगह पुट कर दिया 5 जो कि गिवन है। सो 4 5 20, सो y की वैल्यू आ गई है 20। तो पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व हो रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के, बहुत इजी हैं। थर्ड पार्ट है x व्हेन y इक्वल्स टू 28। सो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट x व्हेन y इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे लिखा है, इसको यहीं से इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाला पार्ट अभी चल रहा है, ठीक है। अच्छा, सोल्यूशन, अब x की वैल्यू निकालनी है व्हेन y इक्वल्स टू 28। सो y is directly proportional to x implies that y equals to kx, so implies that y equals to k की वैल्यू 4 है, अगेन वही 4 वैल्यू यूज़ की। और अच्छा, अब निकालनी है x की वैल्यू। सो x यहाँ पे लिख लेते हैं और y की वैल्यू में यहाँ पे पुट कर दिया जो गिवन है, y की वैल्यू 28 गिवन है, ये इसको मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, और 4x, अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आके डिवाइड हो जाएगा 28 के साथ, तो क्या आएगा 4 2 ज़ा और 14, और ये आ जाएगा 7। सो x की वैल्यू आ गई है 7। तो यहाँ पे जी थर्ड पार्ट भी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्व हो गया है और इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट लेके क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं और इसे देख लेते हैं कि वो किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इक्वल्स टू 7, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है अगेन, y की वैल्यू 7 गिवन है एंड व्हेन x इक्वल्स टू 3, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x, मतलब फाइंड करना है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं अभी। फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। तो y इन टर्म्स ऑफ x, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात हो रही है तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x यहाँ लिख लिया। तो इसका मतलब है कि जब इक्वालिटी लाएंगे तो y इक्वल्स टू kx हो जाएगा। अब y की वैल्यू भी गिवन है, x की वैल्यू भी गिवन है, तो लिखते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ y एंड x। सो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय पुटिंग y इक्वल्स टू 7 एंड x इक्वल्स टू 3। तो वैल्यूज जब पुट की, y इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 3, तो क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू के एक्स है, तो y की जगह 7 पुट किया, k, x की जगह पुट किया जी 3। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है k के साथ, तो 7 के साथ आके डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आ गई है 7 डिवाइड बाई 3। तो ये जो k की वैल्यू आई है 7 डिवाइड बाई 3, इस वैल्यू को आगे यूज़ कर लेंगे। तो जी ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट, देख लेते हैं। दोनों सॉल्यूशंस रिलेटेड हैं, आपस में रिलेट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो सेकंड क्वेश्चन में यूज़ होगी के की जी। सो सेकंड है x व्हेन y इक्वल्स टू 35, x फाइंड करना है जब y की वैल्यू 35 है, तो लिखते हैं टू फाइंड x। सो y इज इक्वल टू के एक्स इक्वेशन यूज़ होनी है हर जगह। आप चाहें तो इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और कहें कि फ्रॉम 1 इक्वेशन जो कि है y इक्वल्स टू के एक्स, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो y डिवाइडेड बाई k इज इक्वल्स टू x हो गया। इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू है 35, क्वेश्चन में गिवन है y की वैल्यू, वो पुट की। k की वैल्यू निकली थी 7 डिवाइड बाई 3, वो भी लिख ली, इज इक्वल्स टू x।
सो x इज इक्वल्स टू 35 डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे करके लिख लिया। और अगर इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 35 मल्टीप्लाई में जब चेंज किया डिवाइड के साइन को तो रेसिप्रोकल ले लिया, वैल्यू इसका ऊपर नीचे होगी। सो x इज इक्वल्स टू 7 और 35 कटिंग होगी, यहाँ 5 आ गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या बना? 15। सो x की वैल्यू आ गई है 15। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट था उसमें कहा था कि x की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन y इक्वल्स टू 35, तो x की वैल्यू आ गई है। अब कहा गया कि एंड y व्हेन x इक्वल्स टू 18, अब y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 18 गिवन हो। तो y की वैल्यू भी इसी तरह से निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए। सो सॉल्यूशन 2 का ही है, व्हेन x is equals to 18 find y। सो क्या करना है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी? y इज इक्वल्स टू kx थी और y की वैल्यू को फाइंड करना है। सो लिखते हैं पुट x इक्वल्स टू 18, पुट x इक्वल्स टू 18, वी गेट क्या आएगा? y इज इक्वल और x इक्वल्स टू 18 और k की वैल्यू है 7 डिवाइड बाई 3, वो भी पुट करनी है। वी गेट y इक्वल्स टू k की जगह जी 7/3 आ गया और x की जगह लिख दिया 18। 3 और 18 की कटिंग होके यहाँ पे आ जाएगा 6, तो y इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाई 6 क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गया 42। सो y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी कंप्लीटली सॉल्व हो गया है, जिसमें x की वैल्यू को फाइंड करना था जब y 35 था तो x की वैल्यू 15 निकाली। फिर y की वैल्यू को फाइंड करना था जब x इक्वल्स टू 18 था तो y की वैल्यू को 42 निकाला। तो यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 के भी दोनों पार्ट्स का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, जो आपको कोई ऐसी नोटेशन टर्म हो समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर न्यू लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बेल आइकन पे भी क्लिक करिएगा और वीडियो को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज सबके साथ शेयर करें। अब मैं आऊँगी लेक्चर नंबर 43 के साथ, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 3.2 के एक क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।